एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में। और हमाद अजहर साहब की जानिब से कौमी असम्बली में ये बजट पेश कर दिया गया और वो ये कहते हैं कि इंतहाई मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्योंकि एक ऐसी वबा का सामना है जिसने कारोबार को, मईशत को तबाह करके रख दिया है। तब भी हमने अवाम दोस्त बजट देने की कोशिश की है और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये भी कहा कि 72 खरब 95 अरब रुपए का ये बजट पेश हुआ और खसारे का तखमीना 3437 अरब रखा गया और तरक्याती मनसूबों के लिए 1324 अरब रखे गए। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्सेस का जिक्र किया, ग्रोथ रेट का जिक्र किया, जो कि लग तो ऐसे रहा है कि फिर से एक दावा है, लेकिन हमारे जो माहिर मौशियात हमारे साथ जो मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन में वो बताएंगे कि कितना पॉसिबल और कितना फीजिबल है हुकूमत के लिए ये टारगेट को और जो ग्रोथ रेट उन्होंने सेट की है उससे अचीव करना। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे। टैक्स अमूर के माहिर अकरामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि माहिर मौशियात और स्टॉक एक्सचेंज के माहिर मीर मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सलीम बुखारी साहब, तीसरा बजट तरीके इंसाफ का कितना आवाम दोस्त आपको सर लगा ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि सूरत हाल तो जाहिर है कि ठीक नहीं है, जिसको कहते हैं कंड्यूसिव सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन हम उनको गेज सिर्फ इस बजट के हवाले से अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से सही सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। देखना यह है कि इससे पिछले जो 2 साल 1.5 साल का अरसा है जिसमें उन्होंने 2 बजट पेश किए थे, उसमें इकॉनमी की सूरत हाल क्या थी। इकॉनमी की सूरत हाल तो बहुत अबतर थी। उसमें भी जो उन्होंने यानी डेवलपमेंट ग्रोथ रेट की शरह रखी थी वो उन्होंने कहा था 3.1 करेंगे, 1.9 भी नहीं हुई, बल्कि इससे भी कम है। और अब जो आगे वो कह रहे हैं कि हम इसको बेहतर करेंगे, कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आती। 2-3 चीजें जो है इस हवाले से बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा हमने अवाम पर कोई नए टैक्स नहीं लगाए। भाई ये तो पता चलेगा असल में जब फाइनेंस बिल आएगा, क्योंकि इस तरह के दावे तो किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखना यह है कि जो सारी फिगर्स की गेम इन्होंने खेली है, क्या इसके अंदर इनबिल्ट ये जरूरत मौजूद है कि इनको मनी बिल जो मिनी बजट है वो लाने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 चीजें तो अनअवॉइडेबल हैं। एक तो ये कि ये तेल की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे और बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्दी ही बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगे हैं तो फिर ये सारे अहदाफ पूरे कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि एक किसी भी बजट में 3 चीजें जो है वो देखने की होती हैं। पहली बात तो यह है कि बजट के हवाले से जो बेरोजगारी थी, क्या उसमें कमी होने जा रही है। जिस तरह की पॉलिसी और फैसले हमने देखे हैं, हमें तो लगता है कि बेरोजगारों की तादाद और बढ़ेगी और ऑलरेडी बढ़ रही है। दूसरी बात कि कोई ऐसे मंसूबे हैं जिसके तहत हम ये तवक्को रखें कि लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। यहाँ तक हमने एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, उसने कहा जी हुकूमत का तो काम ही नहीं होता नौकरियां देनी, जबकि नारा मार के जो इमरान खान साहब हैं वो ये तशरीफ लाए थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे कि पता नहीं क्या कर देंगे। तीसरी बात यह कि महंगाई की शरह, इसका बराह रास्त अवाम के ऊपर असर पड़ता है। इस वक्त अनबिलीवेबली 10% के करीब है और 14% होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत का दावा करती है कि जी 10% है, लेकिन आप ये देखिए कि जो पिछली हुकूमत जिसको हम सुबह से शाम तक चोर 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 डाकू कहते रहते हैं, उनके दौर में 6.5 थी, तो महंगाई तक तो कंट्रोल नहीं हुई है उन्हें। तो ये जो बाहर नजर आ रहा है कि क्या सूरत हाल इस बजट से होगी, क्या आवाम को कोई फायदा पहुंचने जा रहा है, मेरे ख्याल से सवाए इसके कि आवाम पर बोझ पड़ेगा और ये जो इनके अहदाफ हैं ये इनके लिए पूरे करने जो है नामुमकिन नजर आते हैं मुझे। ठीक है, जब कलेक्शन ही होगी तो मिलेगा क्या? डॉक्टर अकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अकरामुल हक साहब, क्या नजर आता है आपको टैक्स कलेक्शन का भी जो हदफ रखा गया, अभी तो पिछला जिन्होंने इतना हदफ रखा था उसके अंदर कोई खास कामयाबी हुकूमत को नहीं हुई, और अब जबकि नया टैक्स नहीं कोई लगाया गया और मुख्तलिफ शरह जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स है उसमें फिर से थोड़ा सा इजाफा किया गया नॉन फाइलर्स के लिए जो शराकत होल्डर्स नहीं है, कितना फायदा हुकूमत को हो सकता है तमाम कलेक्शन करने में और अपना टारगेट अचीव करने में? आपको कुछ लगता है फीजिबल है? जी, नामुनासिब सा तो वर्ड भी छोटा होगा। दरअसल वो जाकर IMF को बहुत समझाते रहे कि हमारे आने वाले दिन बहुत सख्त हैं, तो आप हमें 3.5 से ज़्यादा मत कीजिए हमारा ट्रिलियन का टैक्स टारगेट। मगर आप हमने देखा कि वो बावजूद बहुत ज़्यादा इनके कहने के भी उन्होंने 5.1 किया। और वो कह रहे हैं कि आप अपने अगर फाइनेंस डिसिप्लिन नहीं लाते तो जो प्रोग्राम की आपने देखा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली। अलबत्ता हंगामी जो लोन था 1.2 बिलियन वो सारे मुल्कों को तकसीम के हिसाब से मिला।
अब कोई बजट में ऐसी चीज तो नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में बिजनेसेस को रिवाइव कैसे करेंगे। हेल्थ के अंदर जो सबसे बड़ा हमें जो इस वक्त चैलेंज है, बिजनेस तो बात की बात है, लोग बचेंगे तो, और बाहर जो रोज इतनी उनकी तादाद बढ़ रही है, तो कोई प्लान नेशनल डिजास्टर प्लान में ये अब सूबों पे डालना तो नामुनासिब है, क्योंकि आपने नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट बनाई थी तो वह बात उसी के जिम्मन में आती है ना। तो क्या उसके लिए हेल्थ के लिए आपने देखा सिर्फ 20 बिलियन रखे और कोई थिंकिंग नहीं प्रोवाइड की कि हम बजट के अंदर जो है सूबों से साथ मिलकर किस तरह का अपना हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर करेंगे, किस तरह से इस वबा से जो है वो निपटेंगे। और वजीर आज़म मोहतरम रोज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप निकलें काम करें, तो काम करने के लिए डिमांड भी तो हो। अब आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एग्जम्पशन दी है, बड़ा अच्छा किया, मगर लेगा कौन फ्लैट? अगर मेरी आमदनी नहीं है तो मैं खरीदूंगा क्या? तो डिमांड साइड के ऊपर तो सिर्फ इन दौर में हुकूमतें ही अमल करती हैं। अगर आपको 1.5 बिलियन ADB से मिल गया था और वर्ल्ड बैंक और इनसे मिलाकर टोटल देखें तो 3 अरब, और आपको आगे कर्जों में वो भी मिल गई थी राय, तो आपको चाहिए था कि आप पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करते, और हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। उससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर ही को कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा, वो आगे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो इस जो होता है फेज में जो ग्रोथ का इंजन प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, वो तो बेचारा सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। आसान लफ्जों में अगर अवाम जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तबका जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती फिगर्स की, उनके लिए ये अवाम दोस्त बजट आपको लगता है या नहीं लगता? शॉर्ट आंसर प्लीज। नहीं, देखिए आम जो खाने पीने की चीजें वो तो रमजान से आपने देखा कि वो पहले कहते थे कि अगर तेल सस्ता हो जाए तो सब चीजें सस्ती हो जाती हैं, मगर आपने देखा कि रमजान में बहुत ज्यादा हुई, फिर अब तेल की जो दोबारा कीमत की तो तेल ही नहीं मिल रहा, चीजें क्या सस्ती होनी थी। तो आम आदमी के लिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने की चीजें महंगी है, और बजट में तो ना टैक्सेस कम किए गए हैं, ना इन चीजों की कीमतें कम की गई हैं। तो किस लिहाज से मैं कहूं कि ये आवाम ठीक है, यानी कि मुश्किल है ये कहना और समझना भी। मैं आपसे जानना चाहूंगी मीर मोहम्मद अली साहब, ये जो टैक्स के हवाले से बात हुई और जिस तरह सलीम साहब ने भी कहा कि जब टैक्स कलेक्शन उस तरह होगा नहीं तो फिर आप किस तरह पैसे इतने एक्यूमुलेट कर पाएंगे? तो जो अहदाफ दिए गए हैं आज हमाद अजहर की जानिब से, वो अहदाफ सिर्फ अहदाफ तक ही रहेंगे, बातों तक ही रहेंगे, या कुछ अमली तौर पर कुछ कर पाएगी हुकूमत इस साल? सब में पहले तो मैं ये कहूंगा कि साल का बजट होना एक आदमी की फीस है, एफर्ट जो है क्वान्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरी नजर में करना चाहिए था कि 4 और करते उसके बाद। आपकी आवाज हमें मीर साहब कुछ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, आपसे हम दोबारा राब्ता करेंगे। सलीम बुखारी साहब, एक और पॉइंट मैं चाहूंगी आप उस पर जरा कमेंट करें। हमारे साथ कहते हैं कि हुकूमत ने तमाम सूबों में शफाफ एहतसाब के लिए स्ट्रक्चर इस्लाहात की। चलें, इस इस्लाहात पर तो अब डिटेल बहस होगी, लेकिन जब कुछ चीज़ें काबू ही नहीं आती, जैसे आटे का बहरान हो गया, तेल सस्ता हुआ, यहाँ मिलना बंद हो गया, चीनी का बहरान आपके सामने है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, जब यही चीज़ें सामने नहीं आ रही तो ये शफाफ एहतसाब के लिए स्ट्रक्चर इस्लाहात ये किस तैयारे पे किए उन्होंने? जी सलीम साहब। हाँ, देखिए गुजारिश ये है कि जो दावे किए गए हैं वो तो अपनी जगह, दावे तो खैर हर बजट मेकिंग में किए जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से रियलिस्टिक टारगेट जरूर सेट करने चाहिए ताकि एम्बेरसमेंट ना हो। अभी दावा किया गया कि जी हमने हर चीज में मेरिट को बुनियाद बनाया है, अब ये भी दावे की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से वो जो अहदाफ उन्होंने रखे हैं उनका ये ख्याल है कि ये पूरे हो जाएंगे। 2-3 बातें मैं इस हवाले से और करना चाहता हूँ। उन्होंने, याद होगा आपको, जब इमरान खान साहब यानी कंटेनर पर थे और उसके बाद जो उनकी शहरों में जलसे थे, उनकी तकरीरों में वो कहते थे कि ये जो एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं ये तो माल अपनी जेबों में भरने के लिए दी जाती हैं। 2 तो दे चुकी हैं पीटीआई की रजीम अब तक, और तीसरी अब देनी पड़ेगी, लेकिन उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे जो बाहर के पैसा लाने वाले लोग हैं? इसलिए कि उनके अपने लोग जो पैसा बाहर ले गए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, इस वक्त सबको पता है ये, वो तक तो लाने पर आमादा नहीं है। तो जो दूसरे लोग जो टैक्स से बचना चाहते हैं और पैसा अपना बाहर रखा हुआ है, वो कैसे आएंगे? कहाँ गए वो दावे जो उन्होंने कहा था 200 अरब रुपए जो है
200 अरब रुपए हम लाएंगे, 100 अरब रुपए IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब रुपए पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। तो ये जो दावे हैं, इन दावों से तो ये टैक्स के ये जो अहदाफ है बजट के, इनको पूरा करना मुझे तो मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है मीर साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एहसन इकबाल साहब ने इस बजट के बाद ये दावा किया है कि हुकूमत 2 साल बाद भी उतना टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकी जितना नून लीग ने आखिरी साल में इकट्ठा किया। तो आज जो बजट दिया गया है उसमें कहीं करीब करीब भी हम पहुंच पाएंगे इस साल? आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी जी। अच्छा, सब में पहले तो देखें इस वक्त टैक्स कलेक्शन के जो अहदाफ है मेरी नजर में वो थोड़े से अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इतनी कम हो गई है। एक पूरा क्वार्टर हमारा गुजर जाएगा, ये वाला पहला क्वार्टर, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा नीचे रहेगी। उसके बाद के पास 2 होते हैं के जो है वो नॉन टैक्स रिलेटेड रेवेन्यूज जो है वो प्राइवेटाइजेशन से ही आ सकते हैं। जो भी शॉर्टफॉल आए मेरी नजर में प्राइवेटाइजेशन से वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। उसके अलावा तो इस वक्त जैसे मैं पहले कहना चाहता था और नहीं कह सका, वो ये था कि पूरे साल का बजट इस दफा एक साथ पेश करना मेरी नजर में बहुत अनरियलिस्टिक है। इन्हें चाहिए था कि 3 से 4 महीने का बजट पेश करते और उसके साथ ही ये कहते कि इसके बाद हम एक मिनी बजट लेकर आएंगे, क्योंकि एक कोविड का इकोनॉमिक इफेक्ट को क्वांटिफाई करना इस वक्त एक इम्पॉसिबल है। दुनिया में कोई इस वक्त का फ्यूचर इकोनॉमिक इफेक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकी है। इस क्वार्टर में अमेरिका की GDP इस क्वार्टर में 48.6% नीचे गई है। इंग्लैंड की GDP इस महीने पिछले महीने 20.4% नीचे गई है। उनके पास वो अपना आगे क्वांटिफाई नहीं कर सके थे, तो हमारे पास तो मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमें तो और मुश्किल होगी मेरी नजर में। जी हमारे साथ ही साकिब शरानी मारे मुआशरात, उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके 39 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पिछले माली साल का हदफ तो नहीं हासिल हो सका, ये हो पाएगा सर? देखिए, इन हालात में तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो SPR की रेवेन्यू है उसमें 24-25% इजाफा रखा गया है, और बमुश्किल जो हमारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिला के जो नॉमिनल ग्रोथ होगी वो तकरीबन 9 से 10% होगी, और इसका तकरीबन हम 80% जो है वो कैप्चर करते हैं टैक्सेस के थ्रू। तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8% ग्रोथ हो सकती है टैक्सेस में, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है, और इसकी वजह से क्योंकि ये लिंचपिन होता है सारे बजट का, तो इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बजट जो है वो काफी हद तक इरेलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब, हमारे साथ मौजूद थे। तो बजट के हवाले से मजीद हम बात करेंगे कि इस तीसरे बजट में भी हमाद अज़ा साहब ने याद रहे कि जो पहला आधा घंटा था वो पिछली हुकूमतों की गई तबाही का रोना वो रोते रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। तो टैक्स के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। तो जहां पर कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान को भी मुतासर किया है, वहीं पर सलीम बुखारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वायरस के हवाले से 875 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना बेकाबू है, कुछ नहीं पता कब जाएगा, और हमारी जो हालात हैं उसके केसेस रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है। एक रिकॉर्ड आज बनता है, दूसरा कल टूट जाता है। ये काफी है पैसे सर इतने? देखिए, कोरोना से यकीनी तौर पर इकॉनमी पर फ़र्क तो पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ेगा। हमने देखना ये है कि जैसा इकोनॉमिक सर्वे जो है कल जो रिलीज़ हुआ था, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस है पिछले 18 महीनों में से 3 महीने ये छोड़ दें अगर 15 महीनों की, वो भी कोई बहुत काबिल रश्क नहीं थी। और इसी तरह इस बजट के हवाले से भी अगर आप बात करें, देखें 34 ट्रिलियन खसारे का बजट तो वो कहते हैं हमने पेश कर दिया। अब ये कैसे पूरा होगा? दावा कर रहे हैं वो कि हम ये कमी पूरी करेंगे टैक्स कलेक्शन के जरिए,
पिछली परफॉर्मेंस आप देखें तो 1300 अरब रुपए कम हुए थे अपने तय किए हुए टारगेट में से, और अभी भी हमें कोई इनकलाबी स्कीम जो है वो नजर नहीं आई कि लोग या तो खुद से ही टैक्स देने लगेंगे, हुकूमत को बुलाए कहेंगे हमसे ले लें, या कोई ऐसे मेजर्स जिसके तहत कोई टैक्स में इतना इजाफा होने जा रहा हो कि डेफिसिट भी मीट हो जाएगा, टारगेट भी जो है हमने तय किए मीट हो जाएंगे। अब देखिए जो 3 बड़े सेक्टर होते हैं, सोशल सेक्टर है उसके लिए 249 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, एजुकेशन के लिए 35 है, एजुकेशन जिसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है, हेल्थ सेक्टर के लिए 20 अरब रुपए है। मुझे बताइए किधर है इनकलाब गरीब आदमी के लिए कि उसके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बेहतर होने जा रही हैं, या तालीम उसके बच्चों को जो है वो फ्री मिलने जा रही है या बहुत कम कीमत पर मिलने जा रही है। तो ये सारे टारगेट तो रख दिए हैं, लेकिन इसके हसूल के लिए मैकेनिज्म बीच में मौजूद नहीं है इस बजट के पूरे प्लान में कि कैसे इसको मीट करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट दिस रिजीम हैज। ठीक है मीर मोहम्मद अली साहब, इस पूरे बजट को लेकर जब हम इसका मुआवजा, गुर्बत और बेरोजगारी तो पहले ही बहुत हद तक बढ़ चुकी है, बजट में रिलीफ के नाम पर आपको कुछ नजर आता है? इस वक्त तो देखिए बजट में रिलीफ एक आम आदमी के लिए सिर्फ यही हो सकती है कि एहसास प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। और ये जो जैसे सलीम भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त टैक्सेस कलेक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस तो खुसूसन अगले 2 से 3 महीने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही लो रहेगी। तो अगर ये करना चाहें तो 2 तरीके हैं इनके पास। एक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन करके ये उस हदफ को हासिल कर सकते हैं। दूसरा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं हमारी तकरीबन 1000 बिलियन रुपीस साल का लूज करती हैं, जिसको हुकूमत पूरा करती है। तो वो भी उसको भी ये डबल एज सॉर्ड है, एक तो उसको बंद किया जाए वो नहीं कर सकते, तो उसको हम प्राइवेटाइज करें तो एक तो वो लॉसेस के जो पैसे हैं वो हमें बचेंगे, उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हमारे पास आएंगी उससे बजट का खसारा थोड़ा बहुत जो है वो पूरा किया जा सकता है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे चल के वही कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाएं और टैक्सेस पे करना शुरू करें, जैसे कि बैंक्स ने किया है। बैंक्स जब नेशनलाइज थे उस वक्त लॉसेस में थे, जब प्राइवेटाइज किया गया उनको तो वही बैंक्स चंद साल के बाद अरबों रुपए में टैक्सेस दे रहे हैं इस वक्त। तो 875 बिलियन रुपए जो कोविड के लिए रखे गए हैं, पहले सवाल मेरा ये है कि हमारे पास पैसे हैं ही कहाँ रखने के लिए। हम हर साल बजट में एक ऐसी आइडियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं हुकूमत के साथ और पिछले 15, 20, 25 साल को भूल जाते हैं और हर साल को भूल जाते हैं। मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, मैं आवाम को ब्लेम करता हूं कि वो ये क्यों नहीं पूछते साल के दौरान कि ये हमारे पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। इस वक्त 875 अरब रुपए हैं, ये बहुत है। 1240 अरब रुपए थे जो दिए थे वो भी बहुत थे। अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये बहुत कम है, इसलिए कि 875 बिलियन रुपए से कुछ नहीं होगा। मगर क्या किया जाए, हमारे पास है ही कहाँ पैसे। हम 12-13 बिलियन डॉलर रिजर्व में लिए बैठे हैं। अगर इस वक्त हमारी IMF, वर्ल्ड बैंक या पेरिस क्लब हमें मदद नहीं करती या डिफर नहीं करती हमारे पेमेंट को, तो खुदा ना करे हम तो बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े हैं। इथियोपिया और अफ्रीका शामिल है, हम भी उसी कैटेगरी में चले गए हैं। पता नहीं अब उस रिलीफ को हम किस तरह यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताहम हमाद साहब ने तो ये भी कहा कि हमने 2 साल में जो है वो नुमाया मुआशी अशारिये बेहतर दिए। इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी इकरामुल हक साहब, ठीक है, हम उनसे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन इस वक्त किया है हसन बख्शी साहब ने, साबिक चेयरमैन बिल्डिंग एसोसिएशन है ये। हसन बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले ही कुछ रिलीफ बड़ी हद तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इस सेक्टर को मिला है, आपकी कम्युनिटी इस हवाले से खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सबसे पहले आपका। देखिए जो पहले रिलीफ दिया गया था अप्रैल के महीने में वो थ्रू एन ऑर्डिनेंस था, और आपको मालूम है कि ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन होती है। ठीक, अब वो तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी थी फाइनेंस एक्ट 2020 में। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने वो तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी होंगी, और इसके साथ जो उस डॉक्यूमेंट में कमी थी और हमने पॉइंट आउट किया था एज एन स्टेक होल्डर, वो भी इनकॉर्पोरेट कर दी गई होंगी। पर जितना मैंने बजट स्पीच सुनी है और मैं जिससे समझा हूँ, इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत 8 साल से कम करके 4 साल कर दी है।
ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के पैसे ज़मीनों में, प्लॉटों में बहुत बड़ी रकम फंस गई थी। अब जैसे ही वो पैसे निकलेंगे तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे, और वो फंसने की वजह ये थी कि पहले जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो 3 साल पीरियड था, और गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में इसको 8 साल कर दिया था, और एफबीआर की वैल्यूएशन टेबल भी बढ़ा दिए थे। तो मैं समझता हूँ कुछ लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। इसी तरह सीमेंट पे उन्होंने कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की है, अगरचे बहुत मामूली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 50% एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, बट हमें 2 रुपये पर किलो से 1 रुपये 75 पैसे कर दी गई है। मेरा ख्याल एक सवाल अगर आप इजाजत दें मुझे मैं भी पूछना, स्टील में भी कुछ ड्यूटीज कम की गई हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, माफ कीजिएगा मैं कतकलामी कर रहा हूं आपकी, वो ये कि जो रिलीफ आपको दिया गया है, पहली बात तो ये है कि ये देखेंगे जब फाइनेंस बिल आएगा उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो रिलीफ दिया गया है पहले इससे और जो बजट में आपको इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आप समझते हैं कि इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी कि ये सारे अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए जाएंगे? आपका ख्याल है इस कोरोना की मौजूदगी में इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है? देखिए, ये 2 बातें हैं। एक तो जो रिलीफ है वो बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 72 साल में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। जो पुराने प्रोजेक्ट है चल रहे हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं। अब जो लोग नए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें तकलीफ ये हो रही है कि जैसे ही लोग प्लान करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई दोस्त में, रिश्तेदारों में कोरोना से इफेक्टेड केस आ जाता है सामने। तो जो हिम्मत है ना, वो हिम्मत नहीं होती है। आदमी सोचता है कि कुछ महीने रुक जाए। तो यकीनन इस रिलीफ का एक्चुअल फ़ायदा जब होगा जब कोरोना में भी कुछ मतलब नंबर्स में कमी आएगी, कुछ जो ये स्पाइक कम होती हुई नजर आएगी, तो लोग एक्सपोजर का इनिशिएटिव लेने की हिम्मत करेंगे। ठीक है, हसन बख्श हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है टैक्स अमूर के माहिर हैं, माहिर मुआशियात हैं, अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मेरा सवाल इस बजट से भी रिलेटेड है। आप इस बजट को देखते कैसे हैं? दूसरा, 68 साल तारीख में सर हमारा जीडीपी मंफी चला गया है। इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर जो अहदाफ आज हमाद अजहर साहब ने दिए हैं वो अचीव करना पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इकरा एंड सलीम साहब। देखिए, अहदाफ तो जो हालात अगर रहे जो हम देख रहे हैं कोविड के हालात हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और जो शरह नमू जो हमारी नेगेटिव गई थी, ये हमारा रिसेशन जनवरी से हो चुका था शुरू, मगर हम मान नहीं रहे थे। और ये 0.38 बख्शी के मैंने कह दिया था कि 0.38% ही है, से कम या ज्यादा नहीं है। और आज जो मैं देख रहा हूं कोविड का जो हमला हुआ है, ये और इसके अलावा जो टिड्डी दल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे, मुझे लग रहा है कि ये मजीद बढ़ेगा। और ये आशारिया, इसका जो माइनस जो होगा 1.5 हो जाएगा। अच्छा, अगले साल भी जो आप 2.1 दिखा रहे हैं, अगर कोविड रह गया 3 से 4 महीने मजीद, तो ये आप 1% पे आएंगे, यानी कि पॉजिटिव। और अगर आप फर्ज करें ये 6 से ज्यादा महीने रह गया, तो आप आ जाएंगे नेगेटिव में। फिर मैं, अगर आप इजाजत दें मुझे, सेशन से आप डिप्रेशन आ जाएंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें, हफीज पाशा साहब का कहना यह है कि चूंकि रिलीफ का हुजम जो है वो वाजे नहीं है, इसलिए जीडीपी ग्रोथ के टारगेट जो है वो तय करना तो नामुमकिन है। उनका ख्याल ये है कि ये या -1 रहेगा या -0.5 चला जाएगा। आप इत्तेफाक करते हैं इस ऑब्जर्वेशन से? सर, पाशा साहब लिविंग लेजेंड हैं, और मैं ये समझता हूं कि उनकी एक एनालिसिस है और मेरी भी एक एनालिसिस है। और हमारी एनालिसिस जब हफीज साहब की, पाशा साहब की 1.5% थी पॉजिटिव, हमने उस वक्त 0.38% नेगेटिव दिया था। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह 0.38% ही आया। मेरा ये है कि अगर 4 महीने अगर आगे रही तो शायद 1% पे आप रुक जाएंगे प्लस। और अगर आप इससे ज्यादा अगर ये गई तो आप फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ दोबारा आप आ जाएंगे।
और ये जो अहदाफ है 4.9 ट्रिलियन के FBR रेवेन्यू के, इसमें सबसे बड़ा जो चंक मुझे अच्छा नजर आ रहा है वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। और अगर ये पेट्रोलियम लेवी अगर 450 अरब अगर आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपका काफी बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, आपके जो बाकी अहदाफ है मेरा ख्याल है वो पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। कंस्ट्रक्शन पैकेज डाल दिए इन्होंने, और जो बख्शी साहब कह रहे थे, और बख्शी साहब को मैं ये भी बता दूं, बख्शी साहब को याद अगर हो कि 3 साल पहले भी यही पैकेज दिया गया था 2 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रीज के साथ मिला के, और उस वक्त भी मेरा ख्याल है समा नहीं बांध सके थे आबाद वाले हमारे। अब देखते हैं इंशाल्लाह, इनको मैदान भी है और घोड़ा भी है, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और फिर ब्रेक के बाद अमल भी बताएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी इस बजट के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो रद्द-ए-अमल इस बजट पर दिया है वो ये कहते हैं कि ये गरीब कुश बजट है, इसमें गरीब का ना तो कोई ख्याल रखा गया है बल्कि मजीद बर्बादी गरीब के लिए आएगी। शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसे मुस्तरद करते हुए कहा गया कि सिर्फ आदाद शुमार का हेर फेर है, वरना इस बजट में कुछ नहीं है आम आदमी के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी सलीम बुखारी साहब, अब चूँकि ये बजट के कुछ खदोखाल वाजे हो ही रहे हैं हमारे सामने, बहुत जोर दिया करते थे खान साहब तालीम के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, टाइगर फोर्स बना देना या कुछ और कर देना, सिर्फ 4.5 अरब रुपए तालीम के लिए सर। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल रिएक्शन जिसका आपने तज़किरा किया भी, अगर आप उसको सीरियसली उसको अगर आप वैल्यूएट करें तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन को इल फाउंडेड नहीं है, इसलिए कि बज़ाहिर इसके अंदर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे वो, जो डॉलर जो है उसकी कीमत आप देखें 164 पे पहुंच गई है, और इसके बावजूद भी कहते हैं कि हमने इसको डॉलर को स्टेबल कर दिया है। 106 में मिला था, उन्हें 164 पे पहुंचा के कहते हैं स्टेबल है। करेंसी की कीमत 3% गिर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में मतलब है गरीब के लिए रिलीफ का तो कहीं मुझे नजर नहीं आता। हाँ, 1-2 इकदाम ऐसे जरूर हैं जिससे पता चलता है कि जो रिच हैं वो रिचर बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स को रिबेट का मामला है, उसको उन्होंने थोड़ा सा कहा है कि हम इसको प्रोसीजर इसका चेंज करके इसको रेगुलेट करके, ताकि ये रिबेट जो है बजाय सर। लेकिन इस बात से तो आप एग्री करेंगे ना कि हमाद अज़हर साहब का जो पहला आधा घंटा था वो उसी पुराने विरसे का जिक्र करते रहे जो पिछली हुकूमतों ने इन पर लादा था। सर, कितनी देर तक उसी बोझ का जिक्र वो बार बार करते रहेंगे, कोरोना का जिक्र करते रहेंगे और उसमें छुपते रहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये बात दुरुस्त है आपकी, सही ऑब्जर्वेशन है कि उनके पास सिवाय पिछलों का रोने के और कोई सूरत हाल नहीं। उनसे अगर ये कहें कि कोरोना की कंडीशन क्या जा रही है तो मुझे तवक्को है कि किसी रोज़ भी कोई ना कोई वज़ीर ये कह देगा कि ये तो PMLN की वजह से या पीपल्स पार्टी की वजह से है। ये अप्रोच गलत है। उन्हें रियलिस्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको सामने रख के गरीब आदमी को रिलीफ अगर ना मिला तो मुझे डर है, ये मेरा खदशा है कि इसके बहुत खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। माजी में हमने देखा है, आपको याद होगा कि इस मुल्क के बड़े बड़े शहरों में वापडा के दफ्तरों को आग लगाई गई थी, यूटिलिटी स्टोर्स को लूटा गया था, एवरीथिंग। वो अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आए। लिहाजा इस हुकूमत को हर चीज को एक तरफ रख के गरीब आदमी का सोचना पड़ेगा। बज़ाहिर जो फिगर हमारे सामने है उससे तो नहीं लगता, देखे ना किसी की सैलरी में कोई जो मिनिमम वेजेस है उसमें कोई इजाफा नहीं है, जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, तो रिलीफ कैसे जाएगा उन तक? ये है सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, अशफाक तोला साहब, ये जो इदारे प्राइवेटाइज करने की बात की है, फिर बैरूनी कर्जों में 1000 अरब का रिलीफ, कुछ हुकूमत इस तरह फायदा उठा पाएगी इस रिलीफ से भी और प्राइवेटाइजेशन से भी कोई फायदा होगा? जो कोविड की वजह से 6 ट्रांजैक्शंस आपके तैयार पड़े हुए, मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड का मेंबर भी हूँ, और पिछले साल हमने बिल्कुल ही रोकी हुई थी। इस साल हफीज शेख साहब के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन में काफी तेजी आई थी और प्लान पूरा चेंज हुआ। और मेरा ख्याल है आपका जो पावर पार्क है वो भी तैयार है। दूसरा आपकी SME बैंक, HBFC, फर्स्ट वुमेन बैंक, पार्क इंश्योरेंस, कन्वेंशन सेंटर और काफी प्रॉपर्टीज हैं। स्टील मिल की लॉन्ग टर्म लीज भी तैयार पड़ी हुई है। PIA के होटल का भी हम सुन रहे हैं।
तो ये सारी चीजें तैयार पड़ी है, मगर अब ये देखना है कि जो बायर साइड से ड्यू डिलिजेंस होनी है वो कब आते हैं और कब ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और काफी एक्टिव है, और उसमें कोई इतना ज्यादा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड नहीं रखी है, सिर्फ 100 अरब रखी है। दूसरा, हम पीपीएल और ओजीडीसीएल के शेयर्स बेच रहे थे, अगर हम सिर्फ वो दोनों ही बेचते तो मेरा कहना 100 अरब से ज्यादा तो हम वहीं से ले आ सकते हैं। मगर हालात ऐसे नहीं है कि आप इस वक्त ये बेच सके शेयर, बिकॉज के ऑयल प्राइस इतनी गिरी हुई है, अगर आप देने जाएंगे अभी तो ये डिविडेंड पेइंग आपकी एसेट्स हैं, मगर आपको एक जो बड़े बड़े जो खसारे वाले प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके साल के 500-600 अरब रुपए हिट कर जाते हैं, मैं समझता हूँ उसको आपको पहले कोशिश करके मैं निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा जुबैर मोतीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब आपके वक्त का। इस बजट को सर जो एक्सपेक्टेशंस थी उस लिहाज से ही आप समझते आया है या फिर बहुत मायूस कुन है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारा नेगोशिएशन चल रहे थे, जो रज़ाक दाऊद साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी इसके पहले भी, उसके अंदर सिवाय एक ये कि रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्लियर कट ये बात की थी कि हम 0 to 6 नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ स्लैब्स पे चेंज करेंगे, उसके अंदर कमी बेशी करेंगे, उसका जिक्र भी नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि जो बेसिक बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि जब ये सारा बजट मैंने इसको देखा और जब इसको समझा और इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं उसमें उन्होंने एफबीआर कलेक्शन को उन्होंने कहा है कि ये 4,963 जो है ना बिलियन रुपए हम कलेक्ट करेंगे नए साल के अंदर। ये जिन्होंने तय किया, मेरी समझ में नहीं आता कि जब पिछले साल का टारगेट उनका 899 बिलियन से कम कलेक्ट हुआ, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये कोविड की वजह से कलेक्ट कम हुआ। ठीक है ना जी, अब ये कोविड की वजह से ये कम कलेक्ट हुआ तो कोविड तो अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अगले साल भी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कल खत्म हो जाए, लेकिन लगता है कि 2 महीने 3 महीने और हो सकता है उसके साथ हमको रहना पड़े। तो पूरी दुनिया के अंदर जब ये होगा, हमारे जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस, यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर भी है, हमारी का मतलब एक्सपोर्ट भी कम होंगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कमी आएगी, सब कुछ आएगा ना। अब ये सारी चीजें जब होंगी तो हम ये बजट कैसे बना सकते हैं? अगर मैं ये समझता हूँ, मैं इसको सोच ही रहा था कि इसको होना ये चाहिए था कि इसको 24 महीने में कन्वर्ट कर देते, बजाय आज बजट को डिक्लेयर करने के उसको ये क्लब कर देते 2020-2021 को 2019 और 2030 के बजट के साथ। अच्छा। और 24 महीने का बजट एक साथ देते तो ये बेहतर होता, और आज ये डॉक्यूमेंट वो वाला देते कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज पाकिस्तान को भी बचाना है और एम्प्लॉयमेंट को बचाना है। जब एम्प्लॉयमेंट आप लोगों की बचाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बचेगी? जब आप इंडस्ट्री को वायबल करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, ब्रिजेस, रोड्स जो आप बनाने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसको आप सवाल ये कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉयमेंट तो पहले ही वो जो वादा था नौकरियां देने का वो तो पूरा हुआ नहीं, मजीद छिन जाने का खतरा मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी हसन बख्शी साहब, चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कोरोना के हालात के हवाले से रिलीफ भी दिया गया, आप समझते हैं रोजगार पैदा करने के अंदर ये जो बजट है कुछ मुआवन साबित हो पाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि ये एक अनयूजुअल हालात हैं। अनयूजुअल हालात में अनयूजुअल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ जितना फोकस प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए है, कोई वजह नहीं कि हम वो रिजल्ट पेश नहीं कर सकें। यस, उसमें कोई 2-4 मामलात हैं जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है, जिसमें अप्रूवल प्रोसेस आसान करने की और बैंक लोन को आसान और सस्ता बनाने की। देखिए, इस वक्त लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, और अगर बाइंग पावर है भी तो एक अनसर्टिनिटी की वजह से कोई अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह नए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग एक सस्ते रेट पे मिलती है और सहूलियात मिलती हैं, इसी तरह हम समझते हैं कि हमारे एंड कंज्यूमर जो पहली बार पाकिस्तान में मकान लेगा या लेना चाहता है, वो प्रोफेशनल एक कैमरामैन हो, एक अकाउंटेंट हो, एक इंजीनियर हो, उसको भी सस्ते कीमत पे कर्जे मिलने चाहिए। कभी लोग हिम्मत करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अच्छा पैकेज बनाने जा रही है, जिससे मैं समझता हूँ एक आम आदमी मुस्तफीद होगा, जिसपे 20% पैसे देने
80% अब का देखते हैं कि फाइनेंसिंग जो है। तजवीज़ आप दे रहे हैं उस पर किस हद तक काम होगा। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह ऑपोजिशन जो कह रही है कि ये बजट बिल्कुल ऐसा नहीं है, IMF का कितना किरदार सर आपको लगता है इस बजट के अंदर इस बार? देखिए, IMF के आगे तो जिस तरीके से पहले जाके हमको लेटना पड़ा था वही हाल हमारा रहेगा, बहुत बुरा। IMF के हवाले से तो हमें कोई अच्छी खबर ना पहले कभी सुनाई दी है ना अब आएगी। मैं दो बातें और करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। एक तो ये कि इसहाक डार के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जिन्होंने बहुत ही फिगर फजिंग की है। मुझे तो इसके अंदर मैंने जितना डॉक्यूमेंट्स अब तक हमें अवेलेबल है वो देखे हैं, मुझे तो लगता है ये जो भी है वो भी बहुत बड़ा मास्टर है फिगर फजिंग का, और वो इल्ज़ाम उनकी बजाय इनके ऊपर भी इसलिए आएगा। दो तीन बातें जो हैं वो बिल्कुल ही मुबहम है। एक तो ये कि डिफेंस बजट जो है 660 मिलियन एक है और 1589 मिलियन एक है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। ये इस दफ़ा इशारा नहीं किया गया कि ये उतने पर ही फ्रीज है या इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने बड़ी कुर्बानी दी थी। तो ये इसके बारे में मेरे ख्याल है इबहम ये दूर हो जाएगा। तो ये फिगर फजिंग जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। लोगों को आप कब तक धोखा देंगे? मेरे ख्याल से अभी भी ये वक्त है कि ये जब डिबेट इसके ऊपर होगी तो इसमें ये कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम जरूर करें जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अवाम के लिए भी इसमें कुछ रिलीफ रखा जाए और अवाम जो है वो इस बजट से घबराए नहीं बल्कि इसे अडॉप्ट कर लें। हमारे साथ मौजूद थे हसन बख्शी साहब, अशफाक तोला साहब और मीर इकरामुल हक साहब और सलीम बुखारी साहब ने आज इस स्पेशल बजट शो में हमारा साथ दिया। नाजरीन, इस ट्रांसमिशन से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।